नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में ट्विटर पर छिड़ी एक ऐसी बहस पर चर्चा करने के लिए, जो बहस निश्चित ही राजनीति के गलियारों से निकली है, राजनीति के गलियारों में ही जाती है। और असल मायने में राजनीति के लिए अगर कोई आधिकारिक प्लेटफॉर्म के रूप में जाना जाता है तो शायद वो ट्विटर ही है। ट्विटर पर एक बहस छिड़ी है और वो बहस ये है कि मोदी जी के साथ धोखा हुआ है। मोदी जी को धोखा दे कौन सकता है? ये सवाल आपके दिमाग में पैरेलली चलने लगेगा, क्योंकि ट्वीट्स को अगर आप देखें तो वो भर-भर करके मोदी जी के साथ बिट्रेयल की बातें हैं। मोदी जी के साथ धोखा, मोदी जी के साथ धोखा, और ये सारे बड़े हैंडल्स हैं, यानी जिनके पास में मास में फॉलोइंग्स है, और ये सामान्यतया अगर राजनीति की भाषा में कहा जाए तो राइट विंग से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैंडल्स हैं। ऐसे में इन हैंडल्स पर ये वाली बात निकल कर आना कि मोदी जी के साथ धोखा हुआ है, ये एक तरह का नैरेटिव वॉर सा दिखता है कि ये कहा गया हो किसी को कि ये बात सबके सामने ले जाकर ला दो कि मोदी जी के साथ धोखा हुआ है। तो आपको भी दिमाग में आएगा तो सही कि अचानक ट्विटर पर, क्योंकि असल में ट्विटर में जो चंद जानकारी है वो राजनीति से छन छना करके पहुंच रही होती है, जब कहीं कहीं वो हैंडल्स निकल कर आते हैं जिन्हें कई माननीय लोग फॉलो करते हैं। तो बड़ा सवाल ये आता है कि आफ्टर ऑल ऐसा हुआ क्या है? मोदी जी के साथ धोखे में काउंट किसे किया जा रहा है? आपको घटना याद दिला दी जाए तो आपको इसको बेहतर होगा रिकॉग्नाइज करके चलना। आपको याद होगा कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, भारत पर आतंकी हमला 22 अप्रैल के बाद और मई के अंदर हुआ ऑपरेशन सिंदूर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर तक एक बहुत ही जबरदस्त रॉकिंग इमेज के साथ आगे बढ़ रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी की इमेज को देखकर ऐसा लग रहा था कि इन्होंने अब तक जो कहा वो किया है। ऑपरेशन सिंदूर उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति, राजनीतिक नेतृत्व, राजनीतिक कुशलता का परिणाम बनती जा रही थी कि हाँ साहब, इन्होंने आतंकियों को पहले भी धमका रखा था और ये धमकाना इनका अब सही जगह जाकर लैंड हुआ है, जाकर इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर कर दिया है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद के जो हालात थे, वो भारत को और विशेष रूप से प्रधानमंत्री मोदी की इमेज को और विदेश नीति को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाए। क्या आप सभी जानते हैं कि इसके तुरंत बाद ऑपरेशन सिंदूर के सीज फायर की खबर आई, और उस सीज फायर में एक व्यक्ति निकलकर आया, डोनाल्ड ट्रंप, जिसने कहा कि यह काम मैंने कराया। अपोजिशन ने इस बात पर खूब ज्यादा सरकार को पूछा कि सर, अगर आप लोगों ने सीज फायर ट्रंप के कहने पर किया है तो कह क्यों नहीं देते कि हमारी विदेश नीति स्वतंत्र नहीं है। बस उस दिन का दिन है जब से ट्रंप ने यह बात बोली, अपोजिशन के सवाल उठने लगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इमेज पर क्वेश्चन खड़े होने लगे कि जो व्यक्ति आतंकियों के बारे में ये कहते थे कि मैं घर में घुसकर मारकर आया हूं, वो ट्रंप के 15-20 बार ये कहने पर भी कि ये सीज फायर मैंने कराया, कुछ बोलते क्यों नहीं है। तो बड़ा सवाल तब ये बन रहा था कि पीएम मोदी को रोक कौन रहा है बोलने से। अब आपके दिमाग में दो तीन प्रश्न आएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोक कौन सकता है। तो देखिए, ऑब्वियस सी बात है कि प्रधानमंत्री हैं तो प्रधानमंत्री की कैबिनेट है, कैबिनेट में उनके करीबी मंत्री हैं, और प्रधानमंत्री की विचारधारा से सहमति रखने वाले कुछ लोग भी हो सकते हैं जो प्रधानमंत्री को ऐसा करने से रोक रहे थे। तो प्रधानमंत्री की ऑपरेशन सिंदूर से लेकर के अब तक जो इमेज है, उसके ग्राफ में निरंतर एक गिरावट देखी गई। ये देखा गया कि ऑपरेशन सिंदूर में चमक कर निकले नरेंद्र मोदी धीरे-धीरे ट्रंप के हर बयान से अपनी इमेज को खोते जा रहे थे। जिस प्रधानमंत्री ने अपनी इमेज, अपनी दृढ़ता, अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति, राजनीतिक कुशलता और नेतृत्व के रूप में बनाई थी, वो धीरे-धीरे फेड हो रही थी। अपोजिशन को यहां पर सवाल पूछने के अलावा कोई काम नहीं था। लेकिन कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री इन तमाम चीजों के बावजूद चुप थे। तो इन्हीं चुप्पियों पर अब ट्विटर पर बम्बार्डमेंट हुआ है कि प्रधानमंत्री को जिन्होंने चुप कराया था, असल में वो प्रधानमंत्री को धोखा दे रहे थे। अब आपके दिमाग में नाम दौड़ने लगेंगे कि वो कौन आ गया जो प्रधानमंत्री को चुप करा सकता है। और ये बात तब ज्यादा निकल कर आई जैसे ही प्रधानमंत्री ने मुंह खोला, तत्काल प्रभाव से हमारे ऊपर अमेरिकी प्रतिबंध आ गए। अमेरिकी प्रतिबंध ये कहते हुए आए कि आप रूस से तेल खरीदते हैं। तेल की जब चर्चा आती है तो दिमाग में सवाल आता है, अमेरिका का बयान आता है जिसमें अमेरिका के वाणिज्य मंत्री ये कहते हुए पाए जाते हैं, ट्रेजरी के जो यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं वो कहते हुए पाए जाते हैं कि भारत में कुछ अमीर घराने
हमसे व्यापार करके पैसे कमा रहे थे, तेल के व्यापार से लाभ कमा रहे थे। जब घरानों की बात आती है, व्यापारिक घरानों की बात आती है, तो नाम निकल करके बड़े भैया का आता है, अंबानी का आता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अल्टीमेटली भारत ने अमेरिका का अगर डेटा माने तो अकॉर्डिंग टू यूएस हमने $16 बिलियन का मुनाफा कमाया है, और उस $16 बिलियन के मुनाफे में से सीधा $6 बिलियन का मुनाफा व्यापार से अकेले इनको हुआ है। $6 बिलियन आसान भाषा में लगभग 60,000 करोड़ के आसपास की रकम। इतनी रकम का लाभ अंबानी को हुआ था इस तरह के व्यापार से, जिसमें रूस से तेल खरीदना और अमेरिका को बेचना। अमेरिका हमारे खिलाफ कोई एक्शन तब तक नहीं ले रहा था जब तक भारत सीज फायर के क्रेडिट पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा था। जैसे ही भारत ने टिप्पणी करी, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में से जैसे ही ये कहा कि मेरे को अमेरिका ने नहीं रोका, मुझे किसी ने मध्यस्थता करने के लिए नहीं कहा, तत्काल प्रभाव से अमेरिकी फरमान आया। बड़ा सवाल निकल कर आया कि क्या ये भाई साहब ही तो प्रधानमंत्री को नहीं रोक रहे थे? वैसे भी मीडिया में अक्सर अंबानी, अडानी और मोदी जी की साठगांठ की बात कही जाती रही है। अपोजिशन अक्सर ये आरोप लगाता रहा है। लेकिन अंबानी के पास इतनी ताकत आई कहां से कि वो प्रधानमंत्री के सोचने पर, यानी कि उनके विवेक पर कंट्रोल कर ले? प्रधानमंत्री के विवेकशील लोग कौन हैं जो विदेश नीति को प्रभावित करते हैं? तो सवाल आता है विदेश मंत्री का। और जब बात विदेश मंत्री का हो, तो उस समय एक और बड़ा सवाल निकल कर आता है विदेश मंत्री के सुपुत्र का, जो आप मेरे लेफ्ट में देख रहे हैं, डॉक्टर एस जयशंकर के बेटे ध्रुव जयशंकर के ऊपर। आज की कहानी में इनका, अंबानी का, जयशंकर साहब का और मोदी जी का कनेक्शन, और इस कनेक्शन के बाद प्रधानमंत्री मोदी की छवि को पहुंचा नुकसान, पूरी तरह से डिस्कस किया जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, ये पूरी कहानी डिकोड की जा रही है, क्योंकि जिस तरह से ट्विटर पर नैरेटिव बिल्ट हुआ, तो ये जानकारी आप तक पहुंचे कि असली खेला क्या है, जिसकी वजह से ये चीज बाहर निकल कर आई, आपको वो समझना अत्यंत आवश्यक है। चलिए एक एक करके सारी बातें शुरू करते हैं। इसमें एक संस्था का नाम जरूर याद रखिएगा, नाम है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। नाम सुनते ही ऐसा लगता है कि कोई बहुत ही बढ़िया संस्था होगी जो बहुत अच्छा कुछ करती होगी। जी हां, भारत के अंदर ये एक थिंक टैंक के रूप में काम करने वाली संस्था है, और इसी के ही तत्वाधान में भारत के अंदर रायसीना डायलॉग जैसा विदेशियों को बुलाकर डिस्कशन या मशविरा करने का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं इसी ओआरएफ की कहानी को डिकोड करते हुए, सारे तारों को जोड़ने का काम। ये बिल्कुल वो सीआईडी के दया वाली कहानी है, लेकिन मैं किसी की कॉल स्क्रिप्ट नहीं निकलवाऊंगा कि जरा चेक करो कि इन्होंने फोन कहां कहां किया था। मैं तो जो आंकड़े इंटरनेट पर उपलब्ध हैं, बस उन्हें अपने तरीके से जोड़कर आपके सामने रख रहा हूं, ये बताने के लिए कि खेला असल में क्या था, किस तरफ असल मायने में इशारा हो रहा है। आइए तो बात करते हैं ओआरएफ की। तो मेरे प्यारे साथियों, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन भारत के अंदर एक थिंक टैंक है, जिसका काम है भारत की विदेश नीति पर अपनी राय देना। असल मायने में ये जितने भी रायशील लोग होते हैं, रायचंद जो होते हैं, ये अपनी राय से राय प्रभावित भी करते हैं। आप इसको आसान करके समझिए। आज मान लीजिए कि मैं कोई काम कर रहा हूं और मैंने कुछ एडवाइजर्स बिठाकर रखे हुए हैं जो मुझे सलाह दें कि आपको इस तरह से ये करना चाहिए, आपको ये कंटेंट इस तरह से बनाना चाहिए, आपको इस विषय को उठाना चाहिए। तो मेरे रायचंदों का राय मुझे जब मिलेगा, तो मैं ऐसे में आप लोगों के सामने वही प्रोड्यूस करने लगूंगा जिस तरह के लोगों से मैं राय ले रहा हूं। असल में कहते हैं ना कि आप कैसे हैं पता लगाने के लिए आप 5 मित्रों को बता दीजिए कि इनके 5 मित्र कौन से हैं। तो आपके बारे में टिप्पणी करना थोड़ा आसान हो जाता है। ऐसे में ओआरएफ जो रायचंद है, ये रायचंद सलाह भारत सरकार को देती थी। ऐसे मंचों के माध्यम से सलाह देती थी जहां से सरकार की नीतियां प्रभावित हो सकती थी। इसके ही फोरम के द्वारा तमाम प्रकार के इंटरनेशनल इवेंट्स, जैसे ब्रिक्स एकेडमिक फोरम का आयोजन होना हो, या फिर तमाम प्रकार के केप टाउन को अलावा दुनिया भर के अंदर जहां जहां इंटरनेशनली आपको इंटरनेशनल रिलेशंस पर राय देनी हो,
यहाँ पर बैठे रायचंद बढ़िया से राय देते थे। आप पूछेंगे कि इनमें कौन से रायचंद होते हैं? असल में ये बहुत सारे बुद्धिजीवियों को जो एक जैसी विचारधारा रखते हैं, उन्हें बुलाते हैं। उनसे राय-शुमारी करते हैं, एक कंक्लूसिव रिमार्क निकालते हैं कि दुनिया का क्या होगा? अमेरिका कैसे चलेगा? अमेरिका की इन नीतियों का क्या होगा? भारत का भविष्य क्या होगा? भारत की आर्थिक नीति कैसी होगी? भारत को सार्क देशों को कैसे देखना चाहिए? बिम्स्टेक को, ब्रिक्स को, एससीओ को भारत को कैसे देखना चाहिए? इस तरह की सारी बातें इन तरह के डायलॉग्स में की जाती रही। रायसीना डायलॉग्स यदि आप में से कोई व्यक्ति यूपीएससी की तैयारी के दौरान रहा होगा, तो इस बात का महत्व पता होगा। ये ओआरएफ के द्वारा आयोजित कराने वाली एक चर्चा है। अच्छा, तो अब ओआरएफ की बात हो, तो ओआरएफ के कुछ मैं पिक्चर्स आपको दिखा देता हूँ। आप यहाँ पर प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के साथ खड़े हुए कुछ डिग्निटरीज़ को यहाँ देख रहे हैं। ये इसी साल हुआ ओआरएफ का मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की मदद से हुआ रायसीना डायलॉग का एक तस्वीर है। यानी कि रायसीना डायलॉग के अंदर स्पॉन्सर बन करके ओआरएफ यहाँ पर खड़ा हुआ है। यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी, अमेरिका की तरफ से तमाम प्रकार के प्रतिनिधि आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं। यहां पर नरेंद्र मोदी, क्रिस्टोफर लक्सॉन, ये न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर यहां दिखाई दे रहे हैं। इटली की प्राइम मिनिस्टर यहां दिखाई दे रही हैं। ओआरएफ के द्वारा आयोजित किए गए रायसीना डायलॉग्स में आपको कुछ बड़े नेता दिखाई दे रहे हैं। लाइक माइंडेड लोगों का जमावड़ा है, विदेश नीति के ऊपर चर्चा करने का प्रयास है। अब सर इतना माहौल ओआरएफ पर क्यों हो रहा है? चलिए तो थोड़ा आगे चलते हैं। ओआरएफ के जब डिटेलिंग में जाएंगे तो आपको कुछ लोग मिलेंगे। उनमें से एक का नाम है जैसे सुजॉय जोशी जो कि चेयरमैन बताए जाते हैं। प्रेसिडेंट हैं समीर शरण। अब आप पूछेंगे इससे क्या निकलता है? क्या कहना चाहते हो? कहना क्या चाहते हैं तो थोड़ा और आगे चलते हैं। रायसीना डायलॉग को आयोजित कराने वाला या भारत की विदेश नीति को प्रभावित करने वाली जो भी घटनाएं हैं, थिंक टैंक जो हैं, उनको आयोजित कराने वाला जो ओआरएफ है, उस ओआरएफ के अंदर प्रेसिडेंट हैं, चेयरमैन हैं, इन लोगों को एक बार ढंग से देख लें और इनके साथ-साथ ये भी देख लें कि इनके ग्लोबल एडवाइजरी में कौन-कौन लोग हैं। आप एक बार में इन्हें भले ही याद ना रख पाएँ, मैं एक-एक करके जरूरत भर के लोगों तक आप तक पहुँचा दूँगा। ये कुछ तस्वीरें हैं जिन्हें आप ढंग से रियलाइज करिए कि ये लोग कुछ ना कुछ तो हैं ही। इनमें से कुछ लोगों की तस्वीरें जैसे ललित भसीन को अगर आप देख रहे हैं तो आप शायद उन्हें अंबानी के पड़ोस में बैठा देख लें। ये वकील साहब हैं अंबानी के। खैर इस बात को निकल जाने देते हैं, थोड़ा और आगे चलते हैं। आगे चलते हैं तो कुछ और चेहरे दिखाई देते हैं जो ट्रस्टी में हैं, यानी कि ओआरएफ को पैसा देने वाले लोगों में हैं। उनमें आपको सुजॉय, जगन्नाथ कुमार, अन्ना टंडन, यहाँ पे ये तमाम लोग दिखाई देते हैं। ट्रस्टी ही पैसा देते हैं किसी फाउंडेशन को। जब इन ट्रस्टियों के बारे में डिकोडिंग की जाती है तो कुछ जानकारी निकल कर आती है। जगन्नाथ कुमार नाम के ट्रस्टी दिखाई देते हैं। जगन्नाथ कुमार के बारे में जानकारी निकलती है कि ये रिलायंस फाउंडेशन के सीईओ हैं। क्या कहना चाह रहे हो? तार तो अब तक आप जोड़ ही चुके होंगे। सीआईडी-सीबी की तरह आप भी काम कर ही रहे होंगे। जिया मोदी यहाँ पर ट्रस्टी के रूप में दिखाई देती हैं जो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के साथ लगातार जुड़ी रही हैं। बी श्रीनिवासन आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं जो चीफ ऑफ स्टाफ हैं, ग्रुप प्रेसिडेंट हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के। आप कहेंगे इससे क्या फ़र्क पड़ता है? 2 लोग अगर आपको वहाँ दिखाई दे भी गए, तो चलिए प्रेसिडेंट तक चल लेते हैं। समीर शरण जो कि इस समय ऑर्गेनाइज़ेशन ये ओआरएफ के जो प्रेसिडेंट हैं, वो रिलायंस के पूर्व कर्मचारी हैं। इससे भी क्या पता चलता है? चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा आगे चल लेते हैं। आगे चलते हैं तो जानकारी कुछ यों निकल कर आती है कि वर्ष 2009 तक इस ओआरएफ को यानी कि ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन को जो फंडिंग दी जाती थी उसका 95% पैसा केवल रिलायंस द्वारा दिया जाता था। आज भी 65% पैसा ओआरएफ को रिलायंस के द्वारा दिया जाता है। आसान कर दूं, ये कुल मिलाकर के रिलायंस द्वारा फंडेड एक रिसर्च फाउंडेशन है। आप कहेंगे इससे क्या फर्क पड़ रहा है? टाटा भी कुछ तो चलाता ही है। ऐसे ही कोई ना कोई और कंपनी भी कोई ना कोई तो चीज़ चलाएगी ना। थिंक टैंक चलाने में क्या होता है? थिंक टैंक का अर्थ है आपके सोचने का सलाहकार मंडल बना देना। आपकी सोच को बाँध देना कि आपको यही सोचना है। ये सोचना और बाँधना किस तरह से जुड़ रहा है, समझ नहीं आ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ना जाने कितने प्रकार के मंचों पर दिखाई देते हैं। तो चलिए थोड़ा और आगे लेकर चलते हैं। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ एक ऐसे चेहरे की तरफ जिस चेहरे से काफ़ी सारे सवाल उतर कर आते हैं। ये चेहरा शायद अभी ना पहचाने, लेकिन अब सरनेम से पहचान लें। नाम है इनका ध्रुव जयशंकर। तो बोले इससे क्या फ़र्क पड़ गया? डॉक्टर एस जयशंकर के सुपुत्र हैं ये। इससे क्या फ़र्क पड़ गया? ये ओआरएफ फाउंडेशन में नौकरी करते हैं। ओआरएफ फाउंडेशन में क्या नौकरी करते हैं? ये ओआरएफ के अमेरिका में प्रतिनिधि हैं।
यानी कि ओआरएफ रिसर्च फाउंडेशन अमेरिका से क्या थॉट लेगा या अमेरिका से क्या थॉट ओआरएफ तक आएगी, ये काम ध्रुव जयशंकर करते हैं। ध्रुव जयशंकर is a non-resident fellow at Lowy Institute and director of US initiative at Observer Research Foundation in New Delhi. Previously, he was fellow in foreign policy studies at Brookings India in New Delhi and Brookings Institute at Washington DC. इनके बारे में अगर आप जानकारी निकाल कर आते हैं तो पता चलता है कि आप काफी सारे न्यूज पत्र पत्रिकाओं में लेख भी लिखते हैं। ओआरएफ में इनकी नियुक्ति हेडलाइन कुछ यूं बनती है कि जयशंकर के बेटे ने ओआरएफ का हेड ऑफ यूएस इनिशिएटिव के पद पर ज्वाइन किया है। यह खबर पुरानी है लेकिन तार जब जुड़ेंगे तो दूर तक जाएंगे। खबर बनती है कि फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर के बच्चे ने ओआरएफ वाशिंगटन ऑफिस को हेड किया है, वहां जाकर ज्वाइन किया है। ओआरएफ बोले तो रिलायंस, रिलायंस का ऑफिस अमेरिका में, उसे हेड कर रहे हैं हमारे विदेश मंत्री के सुपुत्र। अब इससे क्या तार निकलता है, चलिए और जोड़ते हैं। खबरों को रशिया यूक्रेन युद्ध तक लेकर चलते हैं, वही जहां से अमेरिका का ईगो क्लैश हुआ। अमेरिका के अंदर बैठे राष्ट्रपति ट्रंप चाहते थे कि वो इस युद्ध को रुकवाएं, लेकिन ये नहीं रुका। इस युद्ध के दौरान भारत ने खूब सारा तेल खरीदा। तेल खरीदना हमारी अपनी जरूरत थी। बकायदा एस जयशंकर साहब की विदेश नीति की तारीफ हुई कि भारत ने रूस से तेल खरीदा और ना केवल तेल खरीदा, दुनिया में तेल की कीमतों को स्थिर रखा। भारत की विदेश नीति की प्रशंसा इसलिए भी हुई कि हम बकायदा अमेरिका के साथ इन सब चीजों को कन्विंस करने में कामयाब हुए कि हम तेल इसलिए खरीदते हैं क्योंकि हमारे खरीदने से दुनिया में तेल की कीमतों के भाव नहीं बढ़ते और ये दुनिया के लिए हमारा एक बेहतरीन प्रयास है। रूस से सस्ता तेल खरीदना, क्रूड ऑयल खरीदना, उसे रिफाइन करके देश में उपयोग में लेना, देश में उपयोग में लेना तक तो ठीक था, लेकिन खबरें धीरे धीरे आने लगी कि ये तेल केवल देश में ही काम नहीं आ रहा है बल्कि देश से बाहर बिकने जा रहा है। जिस देश को सस्ते तेल से, तेल की कीमतों से राहत दी जा सकती थी, हमारे ही देश के बहुत सारे लोगों ने, इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों ने, इवन सरकारी शह प्राप्त किए हुए उद्योगपतियों ने सस्ता तेल खरीदा, दुनिया को बेचना शुरू कर दिया। हमारे पास तेल सस्ता ना करके उससे लाभ कमाना शुरू कर दिया। भारत में कुछ कंपनियों ने, जिनमें से रिलायंस का नाम सबसे ऊपर है, इस पूरे काम को दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी जामनगर रिफाइनरी के द्वारा, प्राइवेट रिफाइनरी के द्वारा करवाना शुरू किया। रशिया के साथ तेल खरीदा, ये दुनिया को पता है। इंडिया ने लगभग 112 बिलियन यूरो का यूक्रेन वॉर से लेकर अब तक तेल खरीदा है। इस पूरे तेल खरीदने में भारत के विदेश मंत्री ने दुनिया भर में भारत के तेल खरीदने को सही ठहराया है और वो ये कहते हुए पाए गए कि मेरे पास बहुत से विकल्प हैं, मैं इसलिए तेल खरीदता हूं, और हम इस बात पर हमेशा गौरवान्वित होते रहे। रशियन ऑयल को हमने अपने देश में तो यूज किया ही किया, यूरोप में भी बेचा। ये खबरें साल 2023 में निकल कर आना शुरू हो गई थी, लेकिन इन्हीं खबरों ने अगस्त में उस समय सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया जब खबर ये निकल कर आई कि इस तरह से भारत ने तेल बेच करके $16 बिलियन का एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाया है और उसमें से $6 बिलियन का प्रॉफिट अकेले रिलायंस ने कमाया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कमाया है 50,000 करोड़ का प्रॉफिट। आप पूछेंगे ये कैसे, इसके पीछे की कहानी जानिए। रिलायंस ने 10 साल के लिए डील करी रूस के साथ कि वो प्रति साल 12 से लेकर $13 बिलियन का तेल खरीदेगा। ये डील जब की गई तो अमेरिका के साथ में इन्हें लगता था कि ये सारी चीजें जो विदेश मंत्री कर चुके हैं, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आप जब रूस से तेल खरीद रहे हैं और आपको यह डर नहीं है कि इतना सस्ता तेल खरीद कर मैं अमेरिका को ही बेच रहा हूं या यूरोप को बेच रहा हूं, तो यह निडरता कहां से आई? निडरता आई भारत के विदेश मंत्री द्वारा भारत का पक्ष दुनिया में खुलकर रखने से। जब भारत के विदेश मंत्री ने यह सब बातें बेहतर तरीके से रखी तो व्यापारी भाई ने प्रॉपर तरीके से व्यापार दिमाग में चलाया और उस व्यापार से लाभ कमाया। अब इस लाभ से क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत हुई ट्रंप को, क्योंकि ट्रंप को पता था कि इससे असल में लाभ कौन कमा रहा है। जब तक बाइडेन थे, जयशंकर साहब की विदेश नीति अमेरिका के साथ बहुत सही काम कर रही थी, लेकिन जैसे ही ट्रंप आए किसी को भी टेंशन नहीं थी, मोटा भाई जाकर के उनको सेट कर आए थे, बढ़िया
से पहुंचे थे। आपको याद होगी कुछ तस्वीरें, जब प्रधानमंत्री मोदी इनके शपथ ग्रहण में नहीं गए थे, लेकिन मुकेश अंबानी अपनी धर्मपत्नी के साथ में वहां पर प्रेजेंट थे। यानी कि इनके शपथ ग्रहण समारोह में, इनसे पहले के इवेंट में अंबानी परिवार वहां पर प्रेजेंट था। अंबानी परिवार अपने निजी संपर्क ट्रंप के साथ मेंटेन करते हुए तब भी दिखा, जब जब सीज फायर के बाद ट्रंप मिडिल ईस्ट की यात्रा पर आए थे। तब कतर में जाकर के अंबानी भाई साहब ट्रंप से मिलकर आए थे। हमारे देश का कोई प्रतिनिधि नहीं था। अकेले हमारी तरफ से नहीं, निजी रूप से ट्रंप से मिलने आप यहां भी गए थे और आप शपथ ग्रहण में भी गए थे। तब लगा कि ये कुछ तो ऐसी सेटिंग बिठा रहे हैं ताकि भारत और अमेरिका के संबंध अच्छे रहें। लेकिन इनका आगे निकल कर जाना इन्हें समझ में आ रहा था। इन्हें समझ में आ रहा था कि बेटा, तुमको अगर मैं सही से हैंडल कर गया तो तुम जाकर संदेश दोगे विदेश विभाग को कि भारत को अमेरिका के साथ संबंध खराब नहीं करने चाहिए। हुआ भी यही। इनके मिडिल ईस्ट में मिलकर चले आने के बाद, ये तस्वीरें हैं, आपको याद होंगी, अभी कुछ दिन पहले जब सऊदी की यात्रा पर आए थे ऑपरेशन सिंदूर के बाद, ट्रंप उस समय की तस्वीरें हैं ये आते हैं और भारत चुप हो जाता है, सीज फायर पर कुछ नहीं बोलता। ट्रंप के इस जिद पर कि उन्होंने सीज फायर कराया है, क्योंकि ट्रंप अपने देश में खोती हुई अपनी लोकप्रियता कि मैं रशिया यूक्रेन नहीं रुकवा पाया, उसे वो कहीं ना कहीं से काउंटर बैलेंस करवा रहे थे भारत के थ्रू। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार उन्हें कह रहे थे कि अमेरिका के राष्ट्रपति को बोलने दो, वो पागल है, आप उस पर कोई प्रतिक्रिया मत दो। खबरें तो यहां तक आज के अखबारों में भी छपी कि साहब मुकेश अंबानी ही थे जो कि यूएस इंडिया के ट्रेड बैटल को मैनेज करने का प्रयास कर रहे थे, क्योंकि असल में फायदा किसका हो रहा था? आप ही का फायदा हो रहा था। क्योंकि इन्हें पता था कि अगर ट्रंप बिखरे तो वो रशिया से तेल खरीदने पर सैंक्शन लगाएंगे, और वो सैंक्शन अगर लगे तो नुकसान इनका होगा, और इनका नुकसान 50,000 करोड़ का मुनाफा दिखा रहा है, तो नुकसान सोचिए कितने का होगा। ये तो लाभ है, व्यापार कितने का हुआ नहीं पता है। व्यापारी भाई ने इस पूरे खेल को यहां से होकर मैनेज किया। इस पूरे मैनेजमेंट में परिवार का लाभ उठाया, बड़े ही सॉफ्ट तरीके से जयशंकर साहब का दिमाग घुमा दिया, ऐसा आरोप है। जयशंकर साहब, जिनकी बात प्रधानमंत्री बहुत मानते हैं विदेश नीतिगत मामलों में, उन्हें प्रभावित करने में ओआरएफ का रोल निकाला जा रहा है। सोशल मीडिया किसी का नाम नहीं ले रहा है, बस कह रहा है कि प्रधानमंत्री के साथ धोखा हुआ है। मुसीबत यह है, कैसे नाम ले दे जिन जयशंकर साहब पर प्रधानमंत्री इतना बिलीव करते हैं, उन पर कोई आरोप कैसे लगा दे। इवन शाम होते होते तो ये सफाइयां आने लगी कि अरे जयशंकर साहब का नाम खराब मत करो। लेकिन ओवरऑल इस पूरे के पूरे जो माहौल बनाया गया, इसमें प्रधानमंत्री मोदी की छवि को जो खराब किया, वो इन भाई साहब ने जिस माध्यम से खराब किया, वो चीजें लोगों को धीरे धीरे दिखने लगी कि यार ये तो मामला इस तरह से गड़बड़ाया है। भारत को सब टैरिफ के नाम पर सैंक्शन झेलने पड़े, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ऑपरेशन सिंदूर के इस क्रेडिट को ट्रंप को नहीं लेने दिए। उन्होंने खुलेआम संसद में कहा कि मैंने किसी के दबाव में यह काम नहीं किया। उसके बाद ट्रंप की फ्रीक्वेंसी अब लगातार घट गई है, क्योंकि हम पर प्रतिबंध जो लग गए हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि साहब ये तो कहानी का एक पक्ष हुआ, लेकिन अगर ये न्यूज भी ट्विटर पर ट्रेंड कर रही है तो इसे करवाने वाला कोई तो होगा। कौन ऐसा पक्ष है जिसे इससे लाभ हो रहा होगा? प्रधानमंत्री मोदी और जयशंकर के बीच में अगर रिफ्ट पैदा करा जाए तो इससे किसे लाभ होगा? आइए अब लाभ चलते हैं। हमको पुलिस में यह सिखाया जाता था कि लाभ किसे मिल रहा है उस पर पहुंचिए। तो पहले लाभ मिल रहा है अंबानी परिवार को, उसे देखा गया। अब चलते हैं दूसरे परिवार पर जिसे लाभ हो सकता है, और वो लाभ की कहानी कहां से आती है, क्योंकि ये तो हमने डिकोड कर लिया। लाभ की कहानी कुछ यूं है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद इसकी काबिलियत को बताने के लिए हमने दुनिया भर में अपने डेलीगेशन भेजे। प्रधानमंत्री के द्वारा डेलीगेशंस में जिन्हें भेजा गया, उनमें से एक नाम था थरूर साहब का। थरूर साहब को दुनिया भर में विदेश नीति के जानकारों के रूप में जाना जाता है, लेकिन वो कांग्रेसी हैं।
कांग्रेस ही इतने कलाकार और नॉलेजफुल आदमी को बीजेपी लाने का प्रयास कर रही है, ऐसा पूरे चुनावी हलकों में, राजनीतिक हलकों में चल रहा है। लेकिन दिक्कत क्या है? आप जितने टैलेंटेड आदमी हैं, उनकी जगह असल मायने में इस वाले पद पर है, जहां पर विदेश मंत्री विराजते हैं। विदेश नीति में जो ब्लंडर हुआ, उन्हें यदि ये आएंगे, तो ये निश्चित ही सुधार देंगे, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। अगर इनको नुकसान होता है, तो पद जिनका मजबूत होता है, वो शशि थरूर हैं। वो कांग्रेस से यहां पर पहुंचे और यहां पहुंचकर उन्हें सीधे राज्यसभा में पहुंचाकर विदेश मंत्री बनाया जा सकता है। पहले भी कांग्रेस के टाइम पर आप विदेश राज्य मंत्री रह चुके हैं। ऐसे में एक हलका ये भी कह रहा है कि ये थरूर साहब के समर्थन में बनाया गया माहौल है, ताकि जयशंकर साहब की इमेज को नुकसान पहुंचाकर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ के माहौल को इनके नुकसान में सिद्ध करके इन्हें पार्टी के अंदर लाया जा सके। देखिए, राजनीति है। राजनीति की चर्चाओं में जितनी भी बातें हैं, उन बातों में कहीं ना कहीं कहते हैं कि जंगल में धुआं उठता दिखे, तो इसका मतलब है कि आग तो कहीं लगी है। अब ये आग कहां लगी है, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जो चर्चाएं हैं, अगर आप उन्हें रिलेट कर गए हैं, तो ये अपने आप में बहुत मायने रखती हैं। इन चर्चाओं को अगर आप गहराई से देखें, तो आप समझ पाएंगे कि कुछ तो गड़बड़ है दया। अब वो जो कुछ गड़बड़ है, वो अगर आप रिलेट कर जाएं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये केवल एक विश्लेषण है। इसकी पूरी कहानी की पटकथा में केवल तार जोड़ने का प्रयास है। जैसे घटनाक्रम को देखने का सबका अपना एक नजरिया होता है। ये मेरा एक नजरिया है जो मैंने आपके सामने साझा किया है। आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। मेरा किसी भी राजनीतिक दल के नेता के साथ कोई निजी द्वेष नहीं है। ये एक विश्लेषण है, इसे उसी नजरिए से देखा जाए। अपन सबके लिए राष्ट्र प्रथम है, देश की सुरक्षा, देश के हित सर्वोपरि है। फिलहाल के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, यदि आप चाहते हैं स्टॉक मार्केट का भरपूर नॉलेज लेना, या आप म्यूचुअल फंड के बारे में बेसिक से जानकारी लेना चाहते हैं, तो बातें बाजार की एप्लीकेशन पर जाएं और बहुत ही खूबसूरत हमारा कोर्स है, उसे जाकर ज्वाइन कर लें। उसमें हमने बेहतरीन जानकारी आप लोगों को बहुत ही नॉमिनल प्राइसेस में उपलब्ध कराई है। थैंक यू सो मच।